इस खबर के प्रायोजक है डॉक्टर दिनेश लांजीवार, चक्रपाणी पंचकर्म योग निसर्ग उपचार महाविद्यालय और उपचार केंद्र नागपुर। नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 में आपका स्वागत है। मैं अमित वांद्रे। भारत में कोरोना की सेकेंड वेव जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होती नजर आ रही है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट लोगों में दिखाई दे रहे हैं। थर्ड वेव आएगी ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं। ऐसे में थर्ड वेव के लिए क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, इस सारे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है होप हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अंकिता मुथा, जो ओरल एंड मैक्सिलो फेशियल सर्जन भी है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सावधानी हमें थर्ड वेव के लिए लेनी पड़ेगी। मैम, थर्ड वेव आएगा ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं, लेकिन ये 100% नहीं है कि आएगी। अब कब आएगी ये भी पता नहीं, लेकिन अगर आती है तो फिर हमें क्या सावधानियां लेनी पड़ेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को प्रिपेयर्ड रहना है। वी हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर द थर्ड वेव। जैसे फर्स्ट और सेकेंड वेव में हुआ है कि हम लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, वैसे इस बार नहीं होने देना है। एज होप हॉस्पिटल में हमने ऑलरेडी 40 बेड्स सिर्फ बच्चों के लिए अरेंज किए हैं, प्लस हमने वेंटिलेटर्स अराउंड 20 से 30 वेंटिलेटर्स बच्चों के लिए अरेंज्ड है। सो हम लोग पूरे प्रिपेयर्ड है थर्ड वेव के लिए जी। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इस थर्ड वेव में ज़्यादातर बच्चे ही इफेक्ट होंगे? पहली वेव जिस तरह से रही कि जो बुजुर्ग थे उनमें आई, सेकेंड वेव जो है वो जवान लोगों में आई, थर्ड वेव बच्चों में आएगी। थर्ड वेव बच्चे क्यों एक्सपोज होने वाले हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? एक्चुअली ये नोवेल वायरस है। नोवेल वायरस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये नया वायरस है। इसके ट्रेंड्स किसी को नहीं पता है कि कब कौन अफेक्ट होगा। नो डाउट फर्स्ट वेव में बूढ़े अफेक्ट हुए थे, सेकेंड में थोड़े यंगस्टर्स ज़्यादा अफेक्ट हुए, बट देन वी आर नॉट वेरी श्योर कि थर्ड वेव में सिर्फ बच्चे ही अफेक्ट होंगे या नहीं भी होंगे, बिकॉज अभी तक बच्चों में मोर्टेलिटी रेट सबसे लीस्ट ही चल रहा है, 2% ही चल रहा है। अभी तक वेव आई नहीं है जो एक्सपेक्टेड थी कि जून में आएगी। सो हम लोग अभी तक श्योर नहीं है इस चीज़ के बारे में। जी मैम, ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल जिस तरह से कोविड सेकेंड वेव आई तो यहाँ पे म्यूकोरमाइकोसिस के जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रमाण पे बढ़ गए। आप ओरल एंड मैक्सिलो फेशियल सर्जन हो, आपने मैक्सिमम सर्जरी की होगी। हमें जानकारी है कि आपने 100 से ज़्यादा सर्जरी इस दौरान की है, तो क्या कारण है कि म्यूकोरमाइकोसिस इतने प्रमाण पर ये सेकेंड वेव में बढ़ गया? एक्चुअली हमने अराउंड 50-60 पेशेंट्स म्यूकोर के देखे हैं सिंस ये 2 महीने, एंड अराउंड 20 to 30 सर्जरीज हमने होप हॉस्पिटल में किए हैं। एंड इसमें मोर्टेलिटी रेट यानी जितने लोग मर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 50% आई है। बट थैंकफुली एम्फोटेरिसिन बी टाइम पे मिलने की वजह से उतनी मोर्टेलिटी हमारे यहाँ नहीं हुई थी। म्यूकोरमाइकोसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे कोविड में, बिकॉज ज़्यादा यूज स्टेरॉइड का होने की वजह से। सेकेंड थिंग, इंडिया को डायबिटीज़ का कैपिटल बोला जाता है। 77 मिलियन के ऊपर डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं इंडिया में। मोस्ट ऑफ देम को पता भी नहीं था कि वो डायबिटिक थे। सो हाइपरग्लाइसेमिया इज़ वन ऑफ द बहुत बड़ा रीज़न फॉर म्यूकोरमाइकोसिस। थर्ड थिंग, जो मास्क पहनते हैं, जब मास्क तुम पहन रहे हो मेक श्योर कि तुम दिन में एटलीस्ट 2 बार मास्क चेंज करो, या फिर जो मास्क पहन रहे हो वो हर रोज़ वॉश करके नेक्स्ट डे यूज़ करो। जो ह्यूमिडिफाइड एयर आप ले रहे हो, ऑक्सीजन, जो लोग ऑक्सीजन बेड्स पे है उसमें जो ह्यूमिडिफायर अटैच्ड है, अगर उसका वाटर चेंज नहीं होता है, वो भी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है। सो प्रिकॉशंस के वजह से अभी फाइनली अपन ये स्टेज पे आए हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस बहुत कम हो गए। ऑलमोस्ट दिन के 400-500 केसेस जो आ रहे थे अभी वो 20-30 पे आ गए हैं। सो लोगों में वो अवेयरनेस फैल चुकी है कि म्यूकोरमाइकोसिस कैसे डायग्नोस करना है। अगर उनको थोड़ा भी पेन होता है, डेंटल पेन हो रहा है या फिर हेडेक हो रहा है, एक साइड का स्वेलिंग दिख रही है, आँख से 2 दिख रहे हैं, सो वो इमीडिएटली डॉक्टर्स के पास आ रहे हैं। जो पहले लोग घर पे बैठते थे, घरेलू इलाज करते थे, वो चीज़ अभी नहीं हो रही है। सो लोग अवेयर हो चुके हैं ये चीज़ के बारे में, जिसकी वजह से म्यूकोर कम हुआ है। जी, आपने बताया कि किस तरह से कम हुआ है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये होता क्यों है। आपने कुछ लोगों के अफवाह भी थी कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो मिल रहा है उसके कारण भी जो है वो
म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा था, क्या ये तथ्य है? या फिर अभी आपने जिस तरह से कहा कि मास्क 2-3 बार धोना चाहिए, तो क्या खराब मास्क जो पहन रहे हैं, लगातार जो बिना धोए पहन रहे हैं, तो उससे भी ये म्यूकोरमाइकोसिस होता है? हाँ जी, ज़रूर होता है। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगस है। फंगस वहाँ ग्रो होगा जहाँ उसको ह्यूमिड अच्छा एनवायरनमेंट, एरिफाइड एनवायरनमेंट मिलेगा। सो ऑब्वियसली अपने साइनसेस सबसे अच्छी जगह है फंगस ग्रोथ के लिए। सो अभी एटलीस्ट इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन वाली चीज़ स्टिल रिसर्च में है, उसके लिए अभी तक कुछ रिसर्च वर्क आया नहीं है, बट इट वाज वन ऑफ द थिंग्स विच वाज रिस्पॉन्सिबल। सो मास्क बहुत बड़ा चीज़ है, स्पेशली अगर तुम पोस्ट कोविड हो तो मेक श्योर कि तुम कंस्ट्रक्शन साइट्स में ना जाओ, बिकॉज स्पोर्स है, फंगस के स्पोर्स होते हैं जो सॉइल में एंड एयर में होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स के एयर में होते हैं। सो ये प्रिकॉशंस लोगों को लेने ही हैं। अभी देखा जा रहा है कि लोग मास्क भी नहीं पहन रहे, तो ये फंगल जो आपने जो कहा फंगस, ये हवा में होता है, कहाँ होता है, कैसे लोगों के शरीर में जाता है? म्यूकोरमाइकोसिस या फिर और 2-3 जो फंगस है, एस्पेक्टुलोसिस, कैंडिडा, ये सब की जो फंगस है ये अपने नेचुरल बॉडी के कमेंसल्स है, अपने ओरल कैविटी में और अपने नेजल कैविटी में, यानी कि नोज और माउथ में जो कमेंसल्स होते हैं वो मिलियंस में हैं, बट उनको बढ़ावा तब मिलता है जब तुम्हारे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। सो म्यूकोरमाइकोसिस तभी हो रहा है लोगों में जब उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है। जैसे कि अगर तुम टोस्लिजुमैब लिए हो या फिर बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड, लॉन्ग टर्म लो डोज स्टेरॉइड या फिर हाई डोज स्टेरॉइड फॉर अ शॉर्ट टर्म, उनमें ही देखा जा रहा है जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको अफेक्ट नहीं हुआ है अभी तक। आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, मैं नहीं हूँ, तो मैं सादे भाषा में समझना चाह रहा हूँ। जिस तरह से आपने कहा कि वो हमारे शरीर में ही होते हैं फंगस, हाँ जी, ये क्या अपने शरीर के अंदर ही फंगस होते हैं, उसके बाद वो ज़्यादा डेवलप होते हैं? हाँ जी, अपने बॉडी में अपने बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से वो बढ़ नहीं पाते हैं, बट जैसे अपना डिफेंस मैकेनिज्म लो हो जाता है या वो फाइट नहीं कर पाता है तो वो फंगस अपने पे हावी होना शुरू होता है और वो ग्रोथ होता है। मैम, फिलहाल जो कोविड पेशेंट है, जो ज़्यादा जिन्हें ऑक्सीजन लगा है, आईसीयू में चले गए हैं, तो उन्हें ही देखा जा रहा है, क्या ऐसे कोई केसेस आपने देखे जो आईसीयू में ना गए हो लेकिन उनको म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है? ऐसा कोई केसेस आपने देखा है? हाँ जी, जो लोग को ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ पेशेंट्स थे जिनका रीनल ट्रांसप्लांट हुआ था, जो लोग को ऑलरेडी इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स जैसे टोस्लिजुमैब जो एक है, वैसे ऑलरेडी उनको शुरू थे आर्थराइटिस एंड ऑल के ड्रग्स शुरू थे, सो उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो ही थी, इवन दो वो कोविड से फाइट कर गए थे विदाउट आईसीयू एडमिशन, बट इम्यूनिटी इनबिल्ड उनकी लो ही थी। सो एट द एंड सब कुछ इम्यूनिटी पे आता है आपके। तो हम ये बोल सकते हैं, आपने जिस तरह से कहा, मुझे पता नहीं आप ये सवाल किस तरह से लोगे, कि जिस तरह से स्टेरॉइड का यूज़ हुआ है, टोस्लिजुमैब का यूज़ हुआ है, तो उसके कारण ही मैक्सिमम जो लोग हैं ये फंगल का शिकार बने हैं, या फिर ओवरडोज के कारण फंगल का शिकार बने? एक्चुअली कोविड ऐसी बीमारी थी जिसको फाइट करने के लिए स्टेरॉइड फर्स्ट लाइन था। अगर स्टेरॉइड नहीं दिया रहता तो उनके लंग्स का जो इन्फ्लेमेशन था वो ही नहीं कम हुआ रहता। सो कोविड ट्रीट करने के लिए स्टेरॉइड देना इम्पॉर्टेंट था। अब उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम कैसे करना, ये आगे का और रिसर्च वर्क है। स्टेरॉइड देना इम्पोर्टेंट था लेकिन वो ज़्यादा मात्रा में दे दिया गया है, तो ऐसे में किसे दोषी ठहरा जाए? ज़्यादा मात्रा में देना, क्योंकि तभी ज़रूरत थी ज़्यादा मात्रा में देने की। जिनका CT स्कोर मोर देन 15 है उनमें उतना स्टेरॉइड का डोज देना ज़रूरी था, इसलिए दिया गया था। जी मैम, पोस्ट वैक्सीन के पोस्ट कोविड के बाद लोगों में ज़्यादा तरीके से परेशानी हो रही है। हमने सुना है कि क्लॉट्स बन जा रहे हैं, जिसके कारण स्ट्रोक्स आ रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये जो चीज़ें भी फिलहाल हो रही है पोस्ट कोरोना के बाद, तो इसे किस तरह से रोका जाना चाहिए? जनता किस तरह से उसको लेना चाहिए? जनता ने क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए पोस्ट कोविड में? पोस्ट कोविड जो हमारे कैजुअलिटीज़ में थोड़े ज़्यादा हमने देखे, थ्रोम्बोटिक एपिसोड्स यानी क्लॉट्स बनना, स्ट्रोक्स के पेशेंट्स बढ़ गए हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट्स बढ़ गए हैं। सो ये सब चीज़ों के लिए ब्लड प्रोफाइल्स इंपॉर्टेंट होती है। अभी एटलीस्ट लोगों में अवेयरनेस आ रहा है कि कोविड के बाद ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई है। म्यूकोरमाइकोसिस के लिए पोस्ट ऑफ PNS, जैसे आपको कोविड से रिकवरी होता है, एक पोस्ट ऑफ PNS लेके ही डिस्चार्ज किया जाए। MRI PNS लेना है और CT PNS बोथ आर फाइन, या फिर बेटर होता है नेजल एंडोस्कोपी। अगर आपको थोड़े माइल्ड सिम्टम्स है, नेजल एंडोस्कोपी होने के बाद आप डिस्चार्ज लीजिए। सो ये जो छोटे कुछ प्रिकॉशंस है, अगर ये ले सकते हैं तो अपन पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम किए जा सकते हैं। जी मैम, एक नया टर्म हमने सुना है पोस्ट, या फिर इसे लॉन्ग कोविड कहते हैं, तो वो क्या होता है?
लॉन्ग कोविड वही है कि पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, क्योंकि कोविड से आप रिकवर हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको और कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, जैसे कि म्यूकर उसमें से एक कॉम्प्लिकेशन है, हेडेक से एक कॉम्प्लिकेशन है, सांस लेने में तकलीफ, अगर आप एक फ्लोर चढ़ोगे तो आपकी सांस लग जाएगी, वो एक कॉम्प्लिकेशन है। तो ये सब के लिए पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये जो पोस्ट कोविड आपने जिस कहा कि पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन ये सिर्फ हॉस्पिटल में हो सकता है या फिर घर में ही हम कुछ ऐसे उपाय कर ले जिससे नेचुरली वे हो सकता है, या फिर डॉक्टर के कंसल्टेंट से घर में रहकर ये प्रिकॉशन ले सकते हैं, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। इवन होप हॉस्पिटल में हमने ये चीज़ शुरू की है, पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन में कैसे आपको अवेयरनेस एंड क्या प्रिकॉशंस लेना है, ये सब हम पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो हमने होप हॉस्पिटल रामदासपेट एंड टेकानाका में शुरू किया है, अभी हमने लॉन्च किया है पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन सेंटर। सो वहाँ पे आपको एजुकेट किया जाएगा इसके बारे में, अगर क्या प्रिकॉशंस लेना है आपको पोस्ट कोविड, एंड यू कैन डू इट घर पे। जी मैम, अभी 1.5 साल से कोरोना चल रहा है, फर्स्ट वेव आई, उसके बाद तो कुछ महीने के बाद सेकेंड वेव आई, तो ऐसे में कई ऑपरेशंस नहीं हुए, कई जगह लोगों ने ट्रीटमेंट नहीं किया, हॉस्पिटल्स ने जो है सिर्फ कोविड पेशेंट लिए, बाकी पेशेंट को लिया नहीं। तो उसके बाद भी वैक्सीनेशन भी बड़े पैमाने पर चल रहा है, तो वैक्सीनेशन लेने के बाद कोई ऑपरेशन करना है, किसी को किसी चीज़ का ऑपरेशन करना है, तो वो कितने दिनों के बाद करना चाहिए? आइडियली अगर आपने वैक्सीन लिया है और उसके बाद आपको पेन है, फॉर एन एग्जांपल डेंटल पेन है, सो हर चीज़ की सिवियरिटी देख के उसका इलाज तभी करना है या फिर उसे पोस्टपोन करना है 1 वीक, ये डिसाइड किया जाएगा। अगर मेरी कोई इलेक्टिव सर्जरी है, मैं ईजिली 7 to 10 डेज रुक सकती हूँ। अगर कोई इमरजेंसी है, जैसे कि फेशियल स्वेलिंग है, एब्सेस है, लुडविग्स है, सो स्वेलिंग्स के लिए आई वोंट प्रेफर कि मैं रुकूँ, मैं इमीडिएटली, इवन दो पेशेंट जस्ट वैक्सीन लेके आए हैं, स्टिल आई प्रेफर उनको एंटीबायोटिक कवरेज में आई गो फॉर द ट्रीटमेंट। जी मैम, लोग जो है फिलहाल वैक्सीनेशन तो शुरू है, लेकिन कई लोग जो है वो डर भी रहे कि वैक्सीनेशन से मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, ऐसे कोई लोग कह रहे हैं। कई ने कहा कि फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो रहा है, प्रोडक्शन जो है इंसान का कम हो रहा है, ये जो सोशल मीडिया पे अफवाह चल रही है, तो इसे क्या कहोगे? क्या वैक्सीनेशन के बाद ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? आपने जैसे कहा अफवाह है, सो सबको पता है ये सिर्फ अफवाह है। जब तक कोई चीज़ अच्छे से टेस्ट नहीं होती है, वो चीज़ मार्केट में करोड़ों लोगों पे यूज़ नहीं होती है। सो फॉर श्योर ये सब वैक्सीन टेस्ट होके ही आई है एंड उतनी सेफ है। ये सब अफवाहों पे अगर आप बिलीव करके वैक्सीन ना लेंगे तो कोविड की सिवियरिटी कम कैसे करेंगे, कोविड कैसे कम होगा? एक रीज़न है कि सेकेंड वेव इतने जल्दी ख़त्म हुई है, फर्स्ट वेव काफ़ी लंबी चली थी, तो पोस्ट वैक्सीनेशन लोगों की सिवियरिटी बहुत कम थी, सो इसीलिए उतनी मॉर्टेलिटी, उतने लोग मरे नहीं हैं सेकेंड वेव में। जी मैम, अभी जो है 18+ के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रहा, लेकिन अभी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन्हें 25% जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। क्या होप हॉस्पिटल में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है? हाँ जी, हमने अवेलेबिलिटी के लिए अभी आई थिंक 10 to 12 डेज में हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी वैक्सीन। जितना हो सके, जितने लोगों को हो सके, हम चाहते हैं कि हम वैक्सीन प्रोवाइड करें। सो 10 से 12 दिन में हम अवेलेबल करवा देंगे। जी, एक सवाल ये भी है कि सेकेंड वेव में हमने देखा कि कई हॉस्पिटल से ज़्यादा बिल दे रहे हैं या फिर लोगों को ज़्यादा बिल देना पड़ रहा है, तो ऐसे में इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर इंश्योरेंस आता है तो फिर वो जो लोग हैं वो अपना जो ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं विदाउट किसी भी टेंशन के। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है इंश्योरेंस कर लेना, हेल्थ इंश्योरेंस कर लेना ऐसे समय में? हेल्थ इंश्योरेंस एक अपने पीस ऑफ माइंड के लिए होता है। इट इज़ अ लग्जरी, वो तुम्हारी लग्जरी होती है, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट। सो अगर आपको आपका पीस ऑफ माइंड इम्पॉर्टेंट है, अगर आप कल एडमिट होते हो, अगर आपको वो टेंशन ही नहीं है कि नहीं मैं बेस्ट सर्विस अवेल करूँगा क्योंकि मेरे पास इंश्योरेंस है, सो आपका द रीज़न वाई यू टुक इंश्योरेंस इट्स गॉन डन। ओके, अंकिता मुथा, डॉक्टर अंकिता मुथा से बात जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद हम जानेंगे इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। आपको ये भी बता दें कि अंकिता मुथा जो है डॉक्टर, वो एक नेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर है। उनके पर्सनल लाइफ के बारे में ब्रेक के बाद जानते हैं। तब तक के लिए बने रहिए महाराष्ट्र 24 के साथ।
आम जनता को बड़े पैमाने पर मेडिकल सहायता पहुंचाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु और खासकर कोरोना मरीजों के लिए होप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल द्वारा टिकानाका कामठी रोड स्थित होप हॉस्पिटल और आयुष्मान हॉस्पिटल रामदास पेट के माध्यम से आरोग्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। इसीलिए होप हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर BK मुरली और उनकी टीम ने अनोरा नामक ऐप और वेबसाइट की निर्मित की है। हमारे यहाँ रियायती दरों पर सभी स्तर के मरीजों को घर पर ही चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाती है। जो लोग टीका लगाना चाहते हैं कोरोना वैक्सीनेशन का, वो इस ऐप से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। जो भी अमाउंट है आप दे सकते हैं। हमारे पास दी जाने वाली उपलब्ध सेवाओं का आपको लाभ मिलेगा, जिसमें घर पर ही चिकित्सा सेवा, ब्लड सैंपल कलेक्शन उपलब्ध, जच्चा बच्चा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, कोरोना का घर पर टीकाकरण सेवा उपलब्ध, घर पर ही अस्पताल की तरह चिकित्सा सेवा उपलब्ध, घर पर विशेषज्ञ डॉक्टर विजिट उपलब्ध, आहार विशेषज्ञ की घर पर विजिट उपलब्ध, मधुमेह पर विशेषज्ञ डॉक्टर की होम विजिट उपलब्ध, नर्स सेवा उपलब्ध, फिजियोथेरेपिस्ट विशेषज्ञ की घर पर सेवा उपलब्ध, बुजुर्ग व्यक्ति की और मरीजों की घर पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध, कोरोना की घर पर ही चिकित्सा सेवा उपलब्ध। यह सभी सेवाएं आपको मिल सकती है सिर्फ एक क्लिक पर। 24 घंटे ये सेवाएं उपलब्ध है हमारे अनोरा ऐप और वेबसाइट के माध्यम से। अनोरा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में आप अनोरा की मदद से अनहोनी होने से टाल सकते हैं। तो विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट पर। हमारा पता है आयुष्मान हॉस्पिटल 4th फ्लोर, श्रीवर्धन कॉम्प्लेक्स, रामदास पेट, नागपुर। होप हॉस्पिटल, टेकानाका, कामठी रोड, नागपुर। ब्रेक के बाद फिर से एक बार स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अंकिता मुथाजे, जो होप हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। मैम, हमने सारी बातें जान ली कोविड के बारे में, म्यूकर माइक्रोसिस के बारे में। अब हम आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि आप नेशनल लेवल टेबल टेनिस प्लेयर रही हो, तो कैसी जर्नी रही है, कैसे शुरुआत हुई? टेबल टेनिस खेलते खेलते आप अब मेडिकल की भी पढ़ाई कर रही थी, कैसे मैनेज किया दोनों को? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की वजह से सब कुछ मैनेज हो पाया है। स्पेशली मॉम एंड डैड, उनने बहुत हेल्प की मुझे मैनेज करने में। जैसे जो ट्रिप्स होते थे स्टेट्स एंड नेशनल्स जब रहते थे, सो मेरी मॉम मेरे साथ आते थे एंड कभी भी कोई चीज़ की कमी उन्हें होने नहीं दी थी। स्टडीज़ बहुत मुश्किल रहता है स्पोर्ट्स के साथ मैनेज करना, बट बिकॉज मेरी स्कूल सपोर्टिव थी इसलिए मैं कर पाई थी। सो आई स्टार्टेड इन 4th स्टैंडर्ड एंड तब से जर्नी अभी तक शुरू है। मैं स्टिल खेलती हूँ टेबल टेनिस। ओके मैम, अभी समय मिल जाता है आपको कि कोविड तो भी फिलहाल चल रहा था जहाँ पे डॉक्टर सबसे ज़्यादा बिजी थे, तो ऐसे में भी आपने समय निकाला टेबल टेनिस के लिए? एक्चुअली अपार्ट फ्रॉम ये 2-3 महीने शायद, हाँ, समय निकल ही जाता है। आप मैंने सुना है कि आप ब्लैक बेल्ट भी हो मर्शल आर्ट्स में। मार्शल आर्ट्स में आप ब्लैक बेल्ट हो। ये भी कैसे कर लेते हो आप? आई थिंक फीमेल्स को किसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, अपना सेल्फ डिफेंस खुद आना चाहिए। सो नीड ऑफ द आवर, सबको आना चाहिए। ब्लैक बेल्ट कितने साल से आप ये मार्शल आर्ट्स में हो? अभी भी कर रहे हो शायद? हाँ जी, मैं अभी भी प्रैक्टिस करती हूँ। मुझे 4 साल हो गए मार्शल आर्ट सीखे हुए एंड अभी भी शुरू ही है मेरा सीखना। एक डॉक्टर मार्शल आर्ट सीख के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्यों? क्या जरूरत आपको क्यों लगा मार्शल आर्ट? अभी जितना डॉक्टर्स पे वायलेंस शुरू है तो सोचा कि चलो खुद की सेफ्टी खुद ही देखनी है। जी, उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हो, स्पेशलिस्ट हो। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओके, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डेवलपर हो, क्या होता है ये हमें बताइए। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिस्ट, मैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती थी। मुझे बहुत शौक था सॉफ्टवेयर्स का एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस का। सो बिटवीन 11th and 12th स्टैंडर्ड आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ कोर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एंड जस्ट हॉबी से शुरू हुआ था वो व्हेन 6th या 7th स्टैंडर्ड में, एंड फिर इट वेंट टू माइक्रोसॉफ्ट विच इज़ हाईएस्ट जो अभी तक है। फिर मेडिकल की भी पढ़ाई की आपने, इसको भी ये किया, उसके बाद टेबल टेनिस भी जारी है, ब्लैक बेल्ट भी हो गया है, और क्या बाकी है आपका जो आप करना चाहते हो?
एक्चुअली मुझे इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में बहुत शौक था, बट बिकॉज मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, इसलिए मैंने एमए इकोनॉमिक्स बीच में ही छोड़ा था। जी मैम, आप ब्लैक बेल्ट भी हो, सब कुछ है, टेबल टेनिस भी खेल रहे हो, ऐसे में सर्जरी करना है जो बहुत क्रिटिकल होता है, सर्जरी करना, लोगों की फेशियल सर्जरी आप करते हो, कभी पहले जब सर्जरी की होंगे तो कैसा फील था, क्या डर लग रहा था, क्या लग रहा था? सर्जन्स को कभी डर नहीं लगेगा। हम लोग को पोस्ट ग्रेजुएशन में वही सिखाया जाता है, जितना एक्सपर्टीज रहेगा आपका उतना बेटर होता है। जिनको एक्सपर्टीज नहीं होता है उनको डर लगता है। हम लोग को ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी गई है, सो डर कभी नहीं था। मैम, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में एक बार फिर से जाते हैं। आप लिपोथेरेपी करते हो, अगर लाइपोलाइटिक, ओके, वो क्या होता है, क्या करते हैं उसमें? एक्चुअली काफ़ी लोग अभी थोड़े कॉन्शियस हो गए अपने लुक को लेके, सो नॉट जस्ट फीमेल्स, मेल्स भी। सो जो डबल चिन एंड ऑल होता है वो आजकल सबको जॉ लाइन चाहिए। सो टू गेट अ जॉ लाइन यू हैव टू गेट रिड ऑफ जो फैट रहता है चिन का। सो उसमें हम लोग लाइपोलाइटिक थेरेपीज करते हैं। जॉ लाइन लाने के लिए बोटॉक्स एंड फिलर्स यूज़ किए जाते हैं। सो कॉस्मेटिक सर्जरीज बहुत बड़ा बून है अभी, एंड जब से नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक सर्जरीज कॉस्मेटोलॉजी आया है तब से कॉम्प्लिकेशन रेट कम हुआ है। नो डाउट जिनको सर्जिकल लगता है उसमें नॉन सर्जिकल नहीं ऑप्ट किया जाता है, बट कॉम्प्लिकेशन रेट्स कम हुए हैं, रिजल्ट्स अच्छे दिखने शुरू हुए हैं एंड लोग ऑप्ट कर रहे हैं उसके लिए। तो ये पूरी तरह से ठीक है लोगों के लिए? हाँ जी, किसी भी तरह से साइड इफेक्ट नहीं होता है? सी साइड इफेक्ट्स 1% हमेशा रिस्क रहेगा, बट 99% इट्स सेफ। नागपुर को कैपिटल कहा जाता है कैंसर का, इसके लिए बाकायदा एक ट्रेन भी चलती है, और यहाँ पे इसका कारण सबसे ज़्यादा ये है कि जो लोग हैं टोबैको का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो कोविड काल में ऐसा एक रिसर्च कहा गया है कि टोबैको जो च्यूइंग है वो ज़्यादा हो गई है। तो क्या ये कॉज करता है कैंसर के लिए आगे चल के, या फिर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि लोगों को कैंसर ना हो? क्या होप हॉस्पिटल इसके लिए कुछ इनिशिएटिव ले रहा है? हाँ जी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नागपुर में, स्पेशली कोविड के वजह से। जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है ये बहुत बढ़ गया है लोगों में, इन जनरल भी स्ट्रेस बढ़ गया है। उसके वजह से टोबैको का यूज़ ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गया है। सो होप हॉस्पिटल में हमने स्क्रीनिंग कैंप शुरू किया है। अगर आप बहुत सालों से टोबैको यूज़ कर रहे हैं एक बार सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए आप आ सकते हैं, सो दैट हम लोग रूल आउट कर सके कि कोई पैचेस है, वाइट पैचेस है या अल्सरेटिव पैचेस है, छाले आए हुए हैं, मुंह खुलना कम हो गया है। सो एटलीस्ट जितने अर्ली स्टेज में कोई चीज़ डिटेक्ट हो या कम हो उतना बेटर होगा। जी, उसके लिए कैसे आना, लोग आ सकते हैं आपके पास? क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कैसे आएंगे? आप होप हॉस्पिटल में आके या तो कॉल पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर वॉक इन आ सकते हैं। 12 to 2 टाइमिंग हमने रखा है, एवरी डे एक्सेप्ट संडे। सो एनी टाइम आप आ सकते हैं। क्या इसकी फीस क्या होगी? नहीं होगी, निःशुल्क होगा? ये निःशुल्क होगा, ये स्क्रीनिंग होगा, सिर्फ स्क्रीनिंग होगा। हाँ जी। अगर कॉम्प्लिकेशन होते तो फिर आप ट्रीटमेंट के लिए? उसके लिए काउंसलिंग की जाती है पहले। पेशेंट को काउंसलिंग की जाएगी कि कैसे ट्रीटमेंट लेना है इसका। जी, तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर अंकिता मुथा जी से, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है होप हॉस्पिटल की, जिन्होंने कोविड के बारे में हमें जानकारी दी, म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में जानकारी दी, और किस तरह से लोग इससे बच सकते हैं, कोरोना से बच सकते हैं। कोरोना के लिए, कोरोना की थर्ड वेव अगर आती है तो होप हॉस्पिटल में क्या सुविधा की गई है, बच्चों के लिए क्या सुविधा की गई, इन सारे चीज़ों की जानकारी डॉक्टर साहब ने हमें दी है। आप देख रहे थे महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।